पुलिस की जॉब के ऊपर ही मैं जब इंडिया में था तो मेरा बेटा वहीं पे उसने जन्म लिया। तो मैंने अपने बेटे को कभी ऐसे ऊपर ग्रो करते नहीं देखा। मैंने अपने बेटे को ऐसे ग्रो करते हुए देखा बिकॉज क्योंकि हमारी जो पुलिस की जो लाइफ थी वो इतनी मसरूफ़ रहती थी कि हमें टाइम ही नहीं मिलता था अपनी फैमिली के लिए। पेरेंटिंग का असली मतलब सीखा है जब मेरी बेटी यहाँ पे पैदा हुई है कनाडा के अंदर। तो मैंने जब उसको अपना पूरा टाइम दिया है तो मैंने उसको देखा है कि हाँ जी बच्चे को बड़ा होते हुए। ये जो थानेदार था तो वो अगले दिन जब काम पे गए तो हमने सबसे पहले फैक्ट्री में काम किया। जी नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने मैं अश्विनी अग्रवाल डायरेक्ट टू पब्लिक में। और आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मेरे साथ जो कि प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स ऑफिसर हैं ब्रैम्पटन सिटी के अंदर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। या ये कहें कि जब मैं कनाडा आया था तो पहले 3 दोस्तों में से, या मुझे यहाँ पे मेरा कैरियर शुरू करने में अगर किसी का हाथ है तो उसमें से एक है हमारे प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स ऑफिसर मिस्टर मोहित डैंग। सो बहुत ही अच्छे दोस्त मेरे, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा मोहित डैंग जी। मोहित डैंग जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस सम टाइम। एंड आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, तो आई होप कि हम कुछ सीख पाएंगे और कुछ हमारे दर्शक भी सीख पाएंगे उससे। अश्विनी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपने बहुत मेहनत करके आप भी इस मुकाम पे पहुंचे हैं। सेम टू सेम। सो धन्यवाद, थैंक यू। अब आपने अक्सर ये तो बहुत जगह सुना है कि सब आए कनाडा, थोड़े थोड़े पापड़ बेले, बड़ा कुछ किया, लेकिन कभी आपने सुना है कि पार्किंग टिकट से लाइफ चेंज हो जाए? या कभी आपने सुना है कि कनाडा आने के बाद आप इंडिया वापस चले जाएं और फिर दोबारा कनाडा आए? या आपने सुना है कि आपकी एक जगह पर ऐसी हालत हो कि आप अकेले हो, आपकी फैमिली हो और आपकी तबीयत ऐसी हो जाए कि आपको ये डर हो कि अब मेरा क्या होगा या मेरी फैमिली का क्या होगा? तो ऐसे ही कुछ बहुत से अनुभव, बहुत से एक्सपीरियंसेस के साथ जो लाइफ है वो है हमारे भाई मोहित डैंग जी की। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मोहित डैंग जी, सबसे पहले कनाडा में आप आए कब थे? हमारा ये पहला प्रश्न होता है, यही मैं आपसे शुरू करता हूँ। पहली बार कनाडा में किस साल में आना हुआ? हम यहाँ पे अश्विनी जी लैंड किए हैं 2005 में, 2005 जुलाई 21। क्या हुआ? जुलाई तो गर्मियां थी, पीक गर्मियों के बिल्कुल अंदर। जी, पीक गर्मियां थी और वो दिन को हम कभी भूल नहीं सकते। कैसा स्वागत हुआ था? स्वागत अच्छा नहीं था। जिस हमारे एक बहुत क्लोज रिलेटिव थे जिन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ जी वो हमें इनिशियली अपने पास रखेंगे, मगर जब हम एयरपोर्ट पे लैंड करे तो हमने पहले 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 2.5 घंटे, 3 घंटे, कोई नहीं हुआ। तो फिर किसी दूसरे रिलेटिव को बुलाया? नहीं, दूसरे हमने नहीं बुलाया। हम सोच रहे थे कि हाँ जी कहीं अब बंदोबस्त अपना होटल वगैरह में करें, क्योंकि मेरे पास मैं वहाँ कर पे खड़ा था, मेरे पास सामने मेरे को 6 टैची दिख रहे थे और 6 बीबी। प्लस 3, 3 छोटी। हाँ, 6 और बड़ी और 3 छोटी। एग्जैक्टली, एंड साथ में बीबी और बेटा बहुत छोटा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, दूसरी एक अलग कंट्री इधर देखें, बहुत फास्ट लाइफ। जो जब चंडीगढ़ से लैंड हुए यहाँ पे, क्योंकि आप तो चंडीगढ़ से ही आए, हमारे साथ चंडीगढ़ ही रहे हैं आप जी, तो चंडीगढ़ से जब आप ब्रैम्पटन एयरपोर्ट पे लैंड हुए, लाइक मिसागा पियर्सन पे लैंड हुए, तो कैसा लगा आपको? लाइक फीलिंग क्या थी? फॉरेन की फीलिंग थी या कुछ नया अलग लगा? क्या लगा आपको? कोई फीलिंग थी स्पेसिफिक वहां पे? नहीं वो बिल्कुल नहीं आया वो एक अलग बात थी, बट नहीं, बिल्कुल लाइक बहुत एक्साइटमेंट थी और बिल्कुल फॉरेन की फीलिंग तो डेफिनेटली थी। वो जमाना ही कुछ और था, राइट? इस करके लाइक बट ये है कि हाँ जी मेरे घर के साथ राब्ता कायम था। हमने फ़ोन किया तो मेरे ब्रदर ने अपने दोस्त को भेज दिया एंड वो दोस्त आया और मैं उसको सिर्फ चंडीगढ़ में सिर्फ एक बार ही मिला था। वो दोस्त आया, आते ही उसने हमारे पैरी हाथ लगाए और वो कहता थी हाँ जी मेरे को पता लग गया। एंड देन हमने एक टैक्सी हायर की और उसने सामान अपने गाड़ी में रखा, कुछ सामान, एंड वो अपने किसी दोस्त के घर ले गया। वो स्टूडेंट था यहाँ पे। कभी ये सोचा कि अगर वो ना आता तो क्या होटल ही जाते या गुरुद्वारे में जाते? नहीं, होटल। क्योंकि मुझे याद है जब हम बातें किया करते चंडीगढ़ में तो हमारे दोस्त कहा करते कुछ, जो कहना कहते हैं कोई भी ना आए ना तो एक याद रखना, गुरु घर जो है ना वो सबके लिए खुला है। देखो जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम
मैं रेक्सडेल वाले गुरु घर में भी गया हूँ। हमने देखा है कि कैसे लोगों की वो देख रेख करते थे। मगर हमारा ये था कि हाँ जी, हमारे पास अपने माँ बाप का आशीर्वाद था, तो इसलिए हमने ठीक है, मेहनत थी, कमाई थी, ये था कि अब यहाँ नहीं है तो होटल तो जा ही सकते हैं, इतना बिल्कुल बजट तो है ही अपना। बिल्कुल जी, अगर बजट नहीं हो तो डेफिनेटली फिर तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जी, गुरु घर की शरण लेनी ही पड़ती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बट यस, बिल्कुल, जो लोग नए आ रहे हैं याद रखें, अगर कोई नहीं है तो भगवान है, गुरु घर हैं, आप वहां जा सकते हैं। बट अभी आगे बात चलेंगे, मोहित जी से बात करते हैं, कुछ और बहुत अमेजिंग अमेजिंग बातें होने वाली हैं आज। तो मोहित जी, आप 2005 में आए, उससे पहले इंडिया में स्टडीज कहाँ की आपकी, और क्या करते थे इंडिया में, आपने क्या क्या किया, कैसे किया? सो अश्विनी जी, हमारा जो पालन पोषण है, जन्म है, वो चंडीगढ़ का ही है। और चंडीगढ़ में ही मैंने वहाँ पे पहले ग्रेड 3 तक सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल है, और उसके बाद YPS मोहाली है, वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके अपनी इंजीनियरिंग करके 1 साल जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स एंड मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब करके, तो 1993 में पंजाब पुलिस के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट भर्ती के अंदर सक्सेसफुल हुआ मैं। फिर जो जॉब है वहीं पे पहले पहले ट्रेनिंग हुई है, फिर कमांडो ट्रेनिंग की, एंड देन उसके बाद मेरी जॉब जो है वो पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था तब, डेराबस्सी का इलाका, सो उसी में मैंने जॉब की। तो ये कनाडा आने का, क्योंकि पुलिस जॉब, सरकारी जॉब तो दुनिया ढूंढती है, हाँ और वो बिल्कुल भी जी, पुलिस की जॉब मिल जाए, और उस जमाने में 2005 में इट वाज अ गुड टाइम, बिल्कुल जी, क्योंकि लोगों को ये होता था कि सैलरी कम है बट लोग सलाम ठोकते हैं, हाँ बिल्कुल जी, और वैसे भी कई फायदे होते हैं। बिल्कुल जी, तो जब आप इतनी अच्छी परमानेंट जॉब करो, वो भी सब इंस्पेक्टर, जी। लाइक एक टाइम लगता है सब इंस्पेक्टर तक पहुंचने में, और डेफिनेटली YPS से निकले हो, इंजीनियरिंग किया आपने, काबिल ऑफिसर हो आप, कमांडो ट्रेनिंग की हैं आपने, तो कनाडा आने का विचार कैसे आपके मन में हुआ? हम तो चलो ये थे कि हम तो बैक वेंचर थे, अब और कुछ नहीं मिला तो चलो यार कनाडा ही बचा है, तो हमारा तो ये हाल था। सो मेरे लाइफ में ये था कि हाँ जी, जो पुलिस लाइफ, जो पुलिस स्टेशन की लाइफ थी, वो रास नहीं आ रही थी। सो कुछ एक चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मेरे को कुछ ऐसे ऑफिसर्स मिले जिन्होंने अपने साथ मेरे को रखा, सीनियर लेवल के, सो मैं उनका स्टाफ ऑफिसर बना। वो IG लेवल के ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे को अपना स्टाफ ऑफिसर बनाया, मैं रीडर था उनका। तो मैं ऑफिस लाइफ के अंदर, मगर क्या है कि वहाँ जो है, वहाँ पुलिस की जो सैलरीज हैं वो इतना नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था इंडिया में। तो इस वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली। सर बिल्कुल, मैं सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो पुलिस ऑफिसर की लाइफ इंडिया में है, मतलब इतनी मेहनत, धूप के अंदर पूरे दिन खड़े रहना, या रात को जहां भी काम करते हैं वहां खड़े रहना, और हर तरह की लोग मिलते हैं वहां पे, VIP कल्चर के लोग मिलते हैं, या डिफरेंट लोग मिलते हैं जो गैंगस्टर्स होते हैं, सबको टॉलरेट करना, वहां के माहौल को टॉलरेट करना, लाइक मेरे ख्याल से हमारे पुलिस वाले, हम फौजियों को तो अक्सर सैल्यूट करते करते हैं, बहुत कम मौके आते हैं जब हम पुलिस वालों को सैल्यूट करते हैं, और मेरे ख्याल से हमें सैल्यूट करना चाहिए हमारे देश के पुलिस वालों को हिंदुस्तान में, जो कि सुबह शाम दिन रात हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, और हमें पता नहीं लगता, हमें सिर्फ यही याद रहता है कि उसने ये गलत काम किया, वो किया, ये नहीं देखते कि हम कितना काम जो रियल किया वो कितना काम किया। सॉरी, कंटिन्यू। सो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ अश्विनी हाँ जी, जी। कि पुलिस की जॉब के ऊपर ही, मैं जब इंडिया में था तो मेरा बेटा वहीं पे उसने जन्म लिया, तो मैंने अपने बेटे को कभी ऐसे ऊपर ग्रो करते नहीं देखा। मैंने अपने बेटे को ऐसे ग्रो करते हुए देखा, बिकॉज क्योंकि हमारी जो पुलिस की जो लाइफ थी वो इतनी मसरूफ रहती थी कि हमें टाइम ही नहीं मिलता था अपनी फैमिली के लिए। तो बिल्कुल वहाँ सही पे बात कोई है। ये नहीं है कि 8 घंटे की जॉब है या 12 घंटे की, वहाँ 24/7 की जॉब है, कोई छुट्टी नहीं मिलती, बुरा हाल था। बिल्कुल सर, दिवाली पे हम या होली पे हम जब मना रहे होते थे तो वो लोग तो बेचारे वहीं ड्यूटियां कर रहे होते थे, बिल्कुल। और उसके अंदर भी कभी डंडा लेके समझा रहे हैं लोगों को, कभी मुंह से समझा रहे हैं, लोग समझने को तैयार नहीं होते थे किसी भी लेवल पे पुलिस वालों को। एंड उसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने जो पेरेंटिंग का असली मतलब सीखा है, जब मेरी बेटी यहाँ पे पैदा हुई है कनाडा के अंदर, तो मैंने जब उसको अपना पूरा टाइम दिया है, तो मैंने उसको देखा है कि हाँ जी, बच्चे को बड़ा होते हुए। अभी आते हैं उस बात पे, पहले जी ये बताएं कि पुलिस में थे, मजा नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था कि कुछ चेंज चाहिए, जी। तो ये कनाडा कैसे थॉट आई दिमाग में, या कैसे कनाडा, किसने ख्याल डाला आपके दिमाग में, या कैसे आपने किस तरीके से अप्लाई किया कनाडा के लिए?
सो कनाडा के अंदर हम बस मायूस से थे। एक दिन तो हम जा रहे थे, स्कूटर था मेरे पास, बजाज चेतक, तो उस पे हम और अगर आप जानते हो कि चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छा होटल है अरोमा होटल, हाँ जी, उसके पास ही में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी थी। वहाँ उन्होंने लगा रखा था बड़ा सारा बैनर कि सेमिनार के लिए आ फ्री जाओ। असेसमेंट कराएं। हाँ हाँ। तो हमने वो देखा तो हमने कहा यार हम भी अपना करा लें। तो हमने वो असेसमेंट कराई। वो कहते जी पहले उन्होंने जब मेरी वो देखी प्रोफाइल तो वो कहते नहीं जी आपके पास इंजीनियरिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका नहीं हो सकता। मगर मेरी वाइफ की जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस था उसके बेस पे हमें उन्होंने कहा जी आप चेक दें हमें। तो हमने बाय चांस ही हमारे स्कूटर के अंदर ही चेक बुक पड़ी थी, हमने 5,000 रुपए का चेक दिया और हमने अप्लाई कर दिया। हमारा बजाज। बिल्कुल। सो और कितना टाइम लगा उस समय? उस टाइम में क्या हुआ कि 9/11 का अटैक हो गया और उसके बाद जो टोटल बंद हो गया था सारा कुछ। तो ये सारा कुछ खुला था जाके 2005 में। तो उन्होंने हमें कोई हमारी इंटरव्यू नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने एक्सपीडाइट करके हमें कहा कि आप मेडिकल कराएं और जो अपने पासपोर्ट सबमिट करें, और हमारे पास हो गया। तो उस वक्त हम सोचने लगे कि हाँ जी कि उस वक्त मेरी पोस्टिंग भी अच्छी थी एंड फिर था कि हाँ जी हम जाएं कि ना। तो किसी ने बोला कि नहीं आप ये तो मिलती नहीं है अपॉर्चुनिटी, आप जाएं अपने वहां पे देखें एंड फिर आप डिसाइड लाइफ करें। में बड़े ऐसे मौके आते हैं कि दो चीजें बहुत अच्छी होती हैं और हमें कहा जाता है एक चीज चुन लो, और तब डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हो। तो बिल्कुल ऑब्वियस है जब आप स्टेबिलिटी पे थे, बिकॉज बीइंग अ पुलिस ऑफिसर स्टेबिलिटी आ ही जाती है। आपने कितने 15 साल जॉब की वहां पे? बिल्कुल जी, 15 साल 15 साल जॉब। जॉब की, तो ऑब्वियस एक स्टेबिलिटी की लाइफ में थे आप। और उसके बाद मूव लेना कनाडा का आसान नहीं था, बट अब चेक कट चुका था, बजाज पे बैठ चुके थे आप। बजाज जब विचार नहीं था, गाड़ी पे आना था आपने, है ना? सो गाड़ी पे टर्न होना था। तो जब आप यहाँ पे आए 2005 जुलाई में, तो सबसे पहले दोस्त के घर गए, कुछ दिन रुके होंगे वहां पे, 2-3 दिन। पहला काम कहाँ से शुरू किया? सो एक्चुअली सारे पापड़ बेल दिए हमने तो जैसे सभी करते हैं, ठीक है। सो मैं कनाडा का सफर देखो, वो कहते हैं जिंदगी एक नई जंग है, राइट। सो एवरी डे इज अ फाइट। सो या दैट्स ठीक ट्रू। है, बट हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बेहतर फ्यूचर के फ्यूचर के लिए, लिए हम करते बच्चों के हैं। लिए, अपने फ्यूचर के लिए, बिल्कुल। फैमिली के फ्यूचर के लिए भी डू सो दैट। ये जो थानेदार था तो वो अगले दिन जब काम पे गए तो हमने सबसे पहले फैक्ट्री में काम किया। सो वहाँ पे शेवी इक्विनॉक्स के वो बनते थे डैशबोर्ड, तो वहाँ पे काम किया। कितनी जॉब्स की होंगी ऐसी, या बस, या नहीं, मतलब पहली जो एक रियल जिसे कहते हैं कि भी एक स्टार्टअप जॉब जो सही जॉब होती है, 8 आवर्स की फुल टाइम जॉब, या पार्ट टाइम जॉब एक अच्छी जॉब, या कोई कोर्स किया, क्या किया उसमें आप? नहीं, हमने बस उस टाइम पे यही किया एंड उसके बाद किसी ने कहा कि हाँ जी आप ट्रक का लाइसेंस ले लो। तो हम मैंने वो मेहनत की, अपनी फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाया, पैसे इकट्ठे किए और उस टाइम पे था कि हाँ जी $1,000 के अंदर ठेका कर लेते थे कि हाँ जी वो लाइसेंस ले लें। तो मैंने ट्रक का लाइसेंस ले लिया। तो सो मैंने एक रूट किया था ट्रक का, बट उसके अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अच्छा नहीं था। तो मैंने वो कैलकुलेशन की तो मेरे को नहीं लगा कि ट्रकिंग मेरे लिए है। तो फिर मैंने अपनी जो फील्ड थी उसी को एक्सप्लोर किया। तो सबसे पहले जो स्टार्ट थी वो सिक्योरिटी के अंदर, मेरे को हॉस्पिटल सिक्योरिटी के अंदर जॉब मिली एंड मैंने वो शुरू की। तो हॉस्पिटल सिक्योरिटी 2005 में ही मिल गई थी ये जॉब, या 2006 में मिली? नहीं, 2005 के अंदर 5 ही, में ही हो गया था, तो 5 इट में वाज विंटर्स इट में। वाज अर्ली। हाँ 2-3 महीने में कैचअप हो गया, है जी। ना? सो वो जॉब मिल गई एंड फिर उस जॉब पे वो बहुत अच्छी नामी कंपनी थी, उनके अलग अलग अकाउंट्स थे। तो उसमें बिटिया किस ईयर में हुई? बिटिया 2006 में। नेक्स्ट ईयर बिटिया हो गई। जी। तो वाइफ जॉब नहीं करती थी, तो नहीं हाउ यू सर्वाइव उस जॉब से, या कुछ और जॉब कर ली? नहीं, फिर वही जॉब करते थे कि जैसे मैंने बताया कि हाँ जी ओवर टाइम की शिफ्टें जितनी थी वो पकड़ते थे और वो करते थे। और बेटी होने से पहले मेरी वाइफ भी जो है उन्होंने भी, हालांकि वो लेक्चरर थी वहाँ इंडिया में, मगर उन्होंने भी यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब की। तो आप दोनों शिफ्ट बदल बदल के जॉब करते थे। जी। फिर आगे क्या रहा? सो उसके बाद, सक्सेसफुल? हाँ उसके बाद क्या हुआ कि हाँ जी मेरी वाइफ जो है वो टीचिंग में जाना चाहती थी। तो उसने यहाँ पे जैसे पीएल डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के अंदर जो है उन्होंने वॉलंटियर किया
सप्लाई पहले टीचर। लाइसेंसिंग की उन्होंने उसकी। हाँ, वो लाइसेंसिंग की, लाइसेंस उनको इतना अपग्रेड नहीं करना पड़ा था बिकॉज उनके पास ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पे की बिल्कुल, थी, एमएससी बिल्कुल। की थी उन्होंने, तो इसलिए नहीं हुआ। बट उन्होंने यहाँ वॉलंटियर किया, छोटे 2-3 कोर्स किए, मगर कोई बन नहीं पाया काम। तो सो पेरेंट्स को भी मिस कर रहे थे, सो हमने सोचा कि यार चलो अभी वहाँ की जॉब है, एक वहाँ थोड़ा से डिप्रेशन का माहौल आ गया कि हाँ, यार सो जॉब हो गई, सब कुछ हो गया, बट सक्सेस नहीं है जी, है ना? सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा कि चलो चलते हैं बिटिया तो वापस। कैनेडियन होगी, आना होगा तो। जी, तो हमारे पास भी वो क्योंकि ये ना अक्सर होता है, लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चे कैनेडियन आते हैं, तो सोचते हैं कि चलो यार वापस चलते हैं, इंडिया बहुत अच्छा था, सब कुछ सही था। बिल्कुल सही बात है, इंडिया बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप यहाँ के कल्चर में आ जाते हो, एक यहाँ के रूटीन में आ जाते हो, तो जानते हैं मोहित जी से कि उसके बाद क्या होता है। तो फिर आप इंडिया तो गए, मैं इंडिया गया कौन जी, से ईयर में? इंडिया 2007 में गया। 7 में गए। हाँ, तो हमने लाइक 7 के एंड में गए थे, एंड पुलिस जॉब थी आपके पास? पुलिस जॉब थी क्योंकि वही। आप तो जी, वॉलंटरी आए थे अपना जी, करने। मैं छुट्टी लेके आया था विदाउट पे, हाँ, एंड देन वही जॉब मैंने ज्वाइन उसी वापस की। स्टेबिलिटी लाइफ में आ गए आप फिर। वही स्टेबिलिटी लाइफ में आ गए, मगर क्या हुआ कि कुछ एक एपिसोड्स वहां पे ऐसे हुए, एंड हमने कंपैरिजन शुरू कर दिया बच्चों की मतलब फ्यूचर के बारे कनाडा में। का जो सॉफ्टवेयर है उसने आपको नहीं छोड़ा, कनाडा का जो वायरल है, जो वायरस है, वो आपके मन में था कि वहां पर ये होता था, यहाँ पर ये होता है। एक कंपैरिजन अपने आप शुरू हो लाइफ गया की लाइफ लाइफस्टाइल के ऊपर। लाइफ की जो वैल्यू है, इंसान की जिंदगी की जो वैल्यू है, वो कनाडा में है, कनाडा को। और कुछ एक ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने समझाया। मेरे बॉस हैं जो उनके मेरे जो बॉस थे बैक होम इंडिया में, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा। बताएं बताएं, गो है। वो एसएम शर्मा जी हैं, आईपीएस डीजीपी रिटायर्ड हैं वो। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया कि बाहर की लाइफ के बारे में समझाया, क्योंकि उनके काफी रिश्तेदार बाहर थे, ब्रेन वॉश किया बेसिकली। नहीं, उन्होंने समझाया, उन्होंने पॉजिटिव्स दिए। हाँ, तो मतलब वो उस टाइम आप लोग तो उसमें कंफ्यूज थे, हम तो कंफ्यूज उन्होंने थे। पूरी वॉशिंग उन्होंने की ना कि हाँ, देखो आप सही हो, लेकिन ये रियलिटीज हैं, इन बिल्कुल चीजों के ऊपर ध्यान दो, इस चीज को ध्यान से देखो, देन यू कैन फाइंड अ राइट वे, राइट? बिल्कुल जी, देखो वो आईपीएस ऑफिसर थे, एज में भी सीनियर थे, एक्सपीरियंस भी था, ठीक है, तो उनकी बात दिमाग में पड़ गई। डेफिनेटली समझ का बहुत फर्क होता है, एक सीनियोरिटी, एक एक्सपीरियंस, उसके बाद उनके रिश्तेदारों का बाहर होना। जी, और उसके बाद आपका अपना एक्सपीरियंस था, यहाँ पर भी क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सिस्टम कैसे चलता है यहाँ का। बिल्कुल। सो फिर बस 2010 में हमने कहा कि ओके बाय बाय, सो हम तो इस बार वापस चले। एयरपोर्ट पे कौन आया लेने? इस बार इस बार हम अपना पक्का बंदोबस्त करके आए थे, एंड हमारा एक फ्रेंड है, उन्होंने हमें रिसीव किया, और उन्होंने सारा कुछ अरेंजमेंट पहले ही करके रखा था। एंड तो पहला घर कब बाय किया? सो पहला घर था, पहला घर हमने बाय किया 2012 में, जब मेरी सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के अंदर अच्छी जॉब लग गई थी, तब बाय किया। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में जॉब से पहले जब 2011 में आप वापस आए, जी, तब पापड़ बेले दोबारा क्या कैसे किया फिर, नहीं, दोबारा जॉब्स कैसे कैच की? 2010 में हम वापस आए, आते ही मैंने वो जो सिक्योरिटी कंपनी जिसमें मैंने काम किया था, तो मैंने इतना अच्छा काम किया हुआ था कि वो उन बंदों के साथ अभी रास्ता कायम था, तो उन्होंने मेरे को वहीं पे एम्प्लॉय कर लिया, एंड उन्होंने मेरे को सुपरवाइजर की जॉब दी। तो मैं क्रेडिट वैली हॉस्पिटल मिसिसागा के अंदर मैं सुपरवाइजर रहा, और मेहनत से काम किया, एंड उसके बाद मैं अलग अलग सरकारी जॉब्स अप्लाई करता था। कई लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि हाँ जी, तू अभी सिटीजन भी नहीं बना, तेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। व्हाट बट डू यू से कि भी मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं, बिल्कुल मिलती है जी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैंने उस दौरान 2010 के अंदर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओंटारियो एमटीओ डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एनफोर्समेंट ऑफिसर की जॉब निकली थी, जिसमें मेरी एलिजिबिलिटी भी पूरी नहीं बनती थी, क्योंकि मेरे पास उनका जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी 310 मैकेनिक की, वो मेरे पास नहीं थी। मगर मेरे पास लॉ इन्फोर्समेंट का एक्सपीरियंस था, मैं विजिबल ग्रुप का बंदा था, मेरे पास 4 लैंग्वेजेस बोलने का पूरा था। तो इसलिए उन्होंने, जो रिक्रूटर था, उसको मेरी अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरे को टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए इनवाइट किया। इंटरव्यू हुई, और इंटरव्यू में मैंने उनको पूछा
मैंने कहा जी आपने, मेरे पास ये 310 मैकेनिक का नहीं है। तो वो कहते हैं यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, वो हम करवा लेंगे, वी विल पे फॉर दैट एंड वी विल गेट यू डन। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी जो ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, क्योंकि उस टाइम जो ओंटारियो पोजीशन उन्होंने होल्ड कर दी थी, उन्होंने पोजीशन को बट ये फंड कहीं और बड़ा डाइवर्ट ये कर बड़ा दिया। क्लियर है आप लोगों के लिए जो नए आ रहे हैं इंडिया से या जो यहाँ पर हैं पीआर हैं, सोचें कि हमें एफर्ट ही नहीं करने गवर्नमेंट जॉब्स में, तो ऐसा गलत है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हम आप लोग कभी सेल्फ एनालिसिस मत करें, कि आप मत डिसाइड करें कि मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि ये रिक्रूटर का दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको नहीं मालूम। अगर आपका अगर 75% रिज्यूमे भी मिलता है तो वो बाकी 25% को वो अपने आप पूरा करते हैं, वो आपको रिक्रूट करेंगे अगर उनको जरूरत है तो अब मोहित भाई, सब ब्रैम्पटन, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में जॉब लग गई आपकी, तो पहली जॉब क्या लगी थी, प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स की या? नहीं, मैं उससे पहले उसके बाद जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन एनफोर्समेंट ऑफिसर के बाद मैंने और पापड़ बेले हैं। अच्छा उधर शुरू करें। हाँ, सो उसमें मैं अप्लाई करता था एंड देन मेरे को एक पार्किंग टिकट मिल गई एक्चुअली जी। सो वही हम बात करते हैं, पार्किंग टिकट आपकी लाइफ बदल सकती है। तो क्या हुआ कि मैंने अपने बेटे को टोरंटो में ड्रॉप करना था किसी एक्टिविटी में, तो मैंने वहां पे मेरे को पार्किंग टिकट मिल गई। और अब मैंने वो फाइट करनी थी टिकट मेरे को, कभी हम इंडिया में हमें पार्किंग टिकट कहाँ मिलती है, ऊपर से पुलिस ऑफिसर कोई कभी वहां पे मिलती ही नहीं थी, राइट। तो वहां पे ट्रैफिक टिकट मिलती हैं, पार्किंग वाली तो कोई नहीं मिलती थी। हाँ। तो हमने कहा भाई ओके, तो मैंने गूगल पे डाला कि हाउ टू फाइट अ पार्किंग टिकट, एंड मेरे को वो एक ऐसे ब्लॉग में ले गया, ब्लू लाइन फोरम्स। वहां पे कोई डिस्कशन चल रही थी कि एमएलईओ फाउंडेशन कोर्स जो है, म्युनिसिपल लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर फाउंडेशन कोर्स, वो हम्बर कॉलेज का बढ़िया है कि एमएलईओ एसोसिएशन का। तो मैं उस ब्लॉग का पार्ट बन के तो मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी कि ये म्युनिसिपल लॉ एनफोर्समेंट है क्या चीज़। तो मैंने उसके बारे में जाना। मैंने वो कोर्स था कोई $1500 का था, तो हमने जो अपनी सेविंग्स ओवर टाइम करके किया, 1500 बहुत होते उस टाइम पे समय, बहुत होते बहुत थे। थे। हाँ, तो हमने जब वो 4 लाख का मकान मिल जाता था डिटैच हाँ हाउस। जी बिल्कुल जी। तो मैंने वहाँ पे तो 1 हफ्ते का कोर्स किया, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत इंडिया की पुलिस का था। तो उससे जो वहाँ के एग्जाम्स था, टेस्ट था, वो उसमें मैंने 100% मार्क्स स्कोर किए। तो मेरे पास 4-5 जो डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ के मैनेजर्स थे जो वहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने अपने बिजनेस कार्ड दिए कि जब भी पोजीशन निकले हमारी म्यूनिसिपैलिटी में अप्लाई ज़रूर करना। तो टाउन ऑफ अरोरा है जी, यहाँ न्यू मार्केट के पास। तो वहाँ सबसे पहली जॉब निकली, मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ मेरी पहली बाय लॉ एनफोर्समेंट के अंदर पार्किंग कंट्रोल ऑफिसर की जॉब लगी 20 वही वही जिसकी लड़ाई लड़ने गए थे 2011 में। ओके। हाँ, तो उसके बाद जो है मैंने पार्ट टाइम जॉब वो की। मैंने पार्ट टाइम क्रेड वैली हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे जॉब ऑन अ सेम टाइम। सेम टाइम एंड सेम टाइम पे कितनी जॉब्स की आपने? मैंने सेम टाइम पे 3 जॉब्स की। एक दिन में 3 जगह आप जी जनाब करने जाते थे? हाँ जी 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 सर, वहाँ पे देखें ऐसे था कि जो मेरी सिटी ऑफ वाशवा में लग गई थी जॉब। तो वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे होती थी। एंड देन जो टाउन ऑफ अरोरा था, वहाँ 6 से 2 टाउन ऑफ अरोरा में जॉब करता था, और 3 से 11 या 4 से 12 मैं क्रेड वैली हॉस्पिटल के अंदर जॉब करता था। वो जो तीनों ही इतनी दूर दूर? हाँ जी, और क्रेड वैली जॉब की जो हॉस्पिटल की जॉब थी वो क्लीनर की जॉब थी कभी अपनी। आपको ऐसा लगा जैसे 24 आवर सर्विस हम इंडिया में कर रहे थे, जी तो यहाँ 3 जॉब में काम आ रहा था, रात को जगना, दिन में सोना नहीं, बस काम ही काम, काम ही काम? अश्विनी जी, एक्सपीरियंस ये कहीं ना कहीं फिट हुआ? बिल्कुल हुआ। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि वही जो काम करने की जो थी, थैंक्स टू पंजाब पुलिस, कि वो काम आया। है ना? तो हाँ मेरे को भी कई बार ऐसा लगता है जो हम काम करते हैं ना, नियत ने, हम मतलब इस प्रकृति ने, इस नेचर ने या भगवान ने वो एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं पहले दिए होते हैं बिल्कुल कि आज हम वो काम करें, तो फिर हमें फिर याद आता है कि यार ये काम ना, उसकी वजह से आज मैं कामयाब हो रहा हूँ। देखो, कनाडा जो है ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही नहीं इसको बोलते। यहाँ पे आप फोकस रहें, मेहनत करें, और आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आपको जरूरी नहीं है कि आपने गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। अब कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे। इट्स ऑल ऑन सेटिस्फेक्शन, आई थिंक। कभी आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ जाके मिलती है? बिल्कुल, हमारा एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो मैं सभी को देता होता हूँ। वो एग्जाम्पल है
हमारा मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट एमपीपी अमरजोत संधू, जो कि यहाँ पे एक स्टूडेंट आए और स्टूडेंट आके उसमें फोकस था कि मैंने पॉलिटिक्स में जाना है। And उसने मेहनत की, वॉलंटियरिंग की नो कितने डाउट साल। अमरजोत इज वन ऑफ द बेस्ट एमपीपीज इन ब्रैम्पटन, मतलब ऑल ओवर ही कहूंगा मैं तो। बहुत ही यंग है, बहुत ही हेल्पफुल है, और बहुत ही आपको किसी भी दिक्कत हो सॉल्यूशन नहीं भी है तो ढूंढ के लाके देता है। एंड कोविड के टाइम में मुझे याद है जब हम लोग मेहनत कर रहे थे, तो ही वाज द वन जो मेरे घर पे आके बार बार मास्क वगैरह अश्विनी मुझे किसी को देने हैं, ट्रक ड्राइवरों को देने हैं, 5-5, 10-10, 20-20 के पैकेट मुझसे ले जाके, इतना काम उसने कोविड में किया एज अ ह्यूमन बीइंग। Yeah. और एमपीपी तो काम बहुत अच्छा कर ही रहा है वो, नो डाउट ही इज अमेजिंग पर्सनालिटी। मतलब वो क्लासिक एग्जांपल है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर के मेहनत अगर आप करेंगे और आप फोकस रहेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, बट ये तो एक वो है कि जो हम बता सकते हैं, लोग बिल्कुल चेक जी, कर सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल। easily। बिजनेसमैन कितने हैं, ऐसे हम आप भी एक एग्जांपल हैं। नो थैंक यू मोहित जी, थैंक डैंग यू। जो कि चंडीगढ़ के, तो मैक्सिमम लोग चंडीगढ़, डेराबस्सी, मोहाली के सभी लोग जो पुलिस वाले हैं वो तो सारे जानते हैं मोहित भाई को। थैंक यू। और यादविंदर पब्लिक स्कूल के जितने भी पुराने बैचमेट्स हैं, रीयूनियन होती है आपकी, बिल्कुल जी, वो सब जानते हैं। तो बिल्कुल। बहुत बड़ा सर्कल है मोहित भाई का। और ब्रैम्पटन तो सारा जानता ही है, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स का जो आपका अभी प्रोफाइल है जी, ये आपको कब मिला? तो ये प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स की जॉब जो है मैंने जब 2012 के अंदर मेरी सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के अंदर एज एनफोर्समेंट ऑफिसर जॉब लग गई थी। एनफोर्समेंट में मेनली जो हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सिटी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी बायला वायलेशंस होती हैं तो हम उनको देखते थे। तो वहाँ पे मैं मेजॉरिटी काम जो होता है पार्किंग का होता था। ठीक है। सो वो काम किया। देन 2016 के अंदर मैं सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के अंदर मैंने प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स यूनिट जो है, जो रेजिडेंशियल जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज की यूज एंड मेंटेनेंस के एनफोर्स करते हैं बाय लॉ, सो मैंने वो यूनिट ज्वाइन की। ओके। सो अभी जो आप ये जॉब कर रहे हैं जी, इसमें क्या क्या आता है? तो इसके अंदर तो जो जॉब है इसके अंदर हम जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनकी यूज एंड मेंटेनेंस को हम जो है वो एनफोर्स करते हैं उसके इंस्पेक्ट बाय। करते हैं। हाँ, तो जो करंटली मेरी जो जॉब है वो मैं रेजिडेंशियल कंप्लायंस यूनिट का मेंबर हूँ, जो कि हम इलीगल बेसमेंट्स, लॉजिंग हाउसेस और जो है हम रेजिडेंशियल रेंटल लाइसेंस प्रोग्राम है तो उसको एनफोर्स करते हैं। तो अभी मोहित जी ये तो हो गई आपकी जॉब, जी। आपकी लाइफ के बारे में हमने जाना। अभी पीछे एक बहुत ही जबरदस्त फाइट से निकले हैं आप, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे, जो हेल्थ फाइट रही है आपकी? सो डेफिनेटली जी, ये मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ उन लोगों को जो तंबाकू का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, गुटखा क्यों करते हैं, चैनी खैनी खाते हैं। मैं प्रोडक्ट्स को वो नहीं कर रहा, मगर मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हाँ जी, तंबाकू आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो मैंने ये चीज़ उस दिन के बाद समझी है जब 21 के अंदर मेरी जो है मेरे को टंग कैंसर डिटेक्ट हुआ, मेरी जीभ के ऊपर कैंसर था। तो दिल बहुत मायूस हुआ। एंड क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो तो आप अकेले ही नहीं होते, पूरा परिवार रहता है। आपका पूरा परिवार जो यहाँ पे है कनाडा में आपके साथ रह रहे हैं और जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उस सबको असर करता है। बिल्कुल। सो वो जो दौर था वो बहुत टफ था, बट कह लो जी हम कि हाँ जी, भगवान ने ताकत दी, शक्ति दी और परिवार साथ में खड़ा था, तो हमने फाइट की। एंड डॉक्टर्स ने जो है उसको बताया, उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा धक्का जो लगा था कि हम जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने एक चीज़ का पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि हाँ जी, हम आपकी वॉइस की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हमने आपकी जो है हाफ से ज़्यादा जो है हाफ जीभ जो है आपकी काट देनी है, तो आप बोल पाएंगे कि नहीं, हमें नहीं मालूम। सो ये तो वो थोड़ा सा एक बहुत था, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है जो उसमें मैंने लोगों से बातचीत करनी है। एंड मैं कम्युनिटी के अंदर काफ़ी मेरे अच्छे दोस्त भाई हैं जो जिनके साथ, और मेरे को लोगों से मिलना बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व हूँ, तो वो एक थोड़ा सा धक्का पहुंचा, पर कहते हैं कि हाँ जी,
मैंने सारी डोरी छोड़ दी कि हाँ जी, गणपति बप्पा जो आपने करना है, तो अगर यही है तो यही है। बिल्कुल सही बात है। मोहित जी को मैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इतने सालों से जानता हूँ, जब से कनाडा आया हूँ तब से, और पहले लोगों में थे जो मुझे मिले, जिन्होंने मुझे यहाँ के कुछ रूल्स, कुछ गाइड्स दी, और उसके बेस पे मैंने अपना यहाँ पे करियर शुरू किया और अपनी लाइफ शुरू की। सो वाकई यारों के यार हैं, बहुत दिलेर हैं, एक बहुत जबरदस्त दोस्त हैं कि कहीं पर भी आपको जरूरत हो। मुझे याद है मेरी बेटी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, अपना सारा काम कुम छोड़ के, जबकि मैं उस समय, नए आते दिमाग में नहीं होता कि 911 डायल कर दो या कुछ कर दो। और जब मैंने कॉल की, इन्होंने ये मुझे समझाने की बजाय कि 911 कॉल कर दो, ही सेड आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स, जस्ट स्टे वेयर एवर यू आर। और विद इन 2 or 5 minutes मैक्सिमम थे, ही केम टू मी, ही पिक्ड मी अप एंड वी वेंट टू, एंड वी जस्ट टेक आवर डॉटर टू आवर टू हॉस्पिटल। सो बहुत ही जबरदस्त दोस्ताना दिल है इनका, और दिलेर हैं, और शायद मैं कहूँगा बहुत ताकतवर हैं, जो टंग कैंसर जैसे इतने भयावह भयानक डिजीज को इन्होंने मात दी, और आज हमारे बीच में बैठे हमसे बात कर रहे हैं, और कोई कह सकता है देख के कि कुछ है इनको, कुछ नहीं है। तो उसमें देखो, उसमें मैं कहता हूँ कि मैं फिर वही कहता हूँ कि थैंक गॉड कि मैं कनाडा के अंदर हूँ। मैं डेफिनेटली सर, इंडिया में यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं। मैंने प्रिंसेस मार्केट से मेरा इलाज हुआ है, प्रिंसेस मार्केट हॉस्पिटल टोरंटो के अंदर से, और इतना अच्छा इलाज हुआ है। मैंने मेरी 2 सर्जरीज की हैं। मेरी गले की यहाँ जो है लिम्फ नोड्स की सर्जरी हुई, 2 बारी मेरी टंग की सर्जरी हुई। मैं आधी टंग के साथ हूँ, जीभ मेरी आधी है। एंड उसके बाद कीमो हुई, रेडिएशन चली। बहुत भयानक समय था, मगर जो डॉक्टर्स और नर्सेज ने मेरा साथ दिया उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। एंड उसके बाद जो उनका पोस्ट सर्जरी जो होता है, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके, मैं अभी भी मैं उनके, वो मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी पीरियोडिकल फॉलोअप्स होते हैं। एंड उन्होंने मेरी स्पीच थेरेपी के अंदर उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया, जिसमें मैं अपनी वापस अभी भी है कि हाँ, मेरी कई बारी मेरी जो आवाज़ है वो लर्जराती है, मगर स्लरिंग होती है। आई थिंक इट्स 95% इज फाइन। एग्जैक्टली। सो वहां तक पहुंचने के लिए आई वुड गिव क्रेडिट टू प्रिंसेस मार्केट हॉस्पिटल के जो वहाँ के जो डॉक्टर्स बिल्कुल, हैं, मैं जो मोहित मेडिकल भाई यहीं स्टाफ। पे आपकी पुरानी बात को ऐड करूंगा। आपने कहा कि जब आप वापिस आए कनाडा, देन यू रियलाइज इंडिया जाके कि ह्यूमन वैल्यू कनाडा में है। बिल्कुल जी। अगर आपका यही चीज इंडिया में होती तो शायद, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसी बात नहीं है, और मेरे दोस्तों के भी हैं, इंडिया में आप डॉक्टर के जाते हो तो डेफिनेटली आपका पैसा बहुत लगता है। पैसा होता है किसी के पास, किसी के पास नहीं होता, पर लगता तो उतना ही है, बहुत लगता है। दूसरी बात है कि क्या वो डॉक्टर इतना पर्सनलाइज होकर आपका इलाज करते हैं? क्या आप वहां पे पेशेंट्स ही इतने होते हैं, या ये कह लो कि वहां पर एक कल्चर ही नहीं है? आपको आपके लिए आप एक प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए, उसको ठीक कर रहे होते हैं वो आपके लिए। इतना ज्यादा आपको एक ह्यूमन समझ के इलाज करना, इतना तरीके से उसको चेक करना, प्रॉपर हॉस्पिटल में प्रॉपर देख रेख करना। तो कनाडा एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे वाकई ह्यूमन वैल्यू बहुत हाई है। आपका रेगुलर चेकअप बाद में, ये सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता कि आपने जाना, वो रेगुलर आपको ईमेल डालते हैं, कॉल करते हैं, आपके अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं और आपको बुलाते हैं। एंड देयर इज नो चार्ज, बिकॉज ओंटारियो में हेल्थ फ्री है, लेकिन स्टिल खर्चे और अलग बहुत होते हैं। और अगर आपका जॉब नहीं है तो जॉब के अपने आप में एक डेफिसिट है। बट यस, इलाज के मामले में अगर आपको इलाज कनाडा में मिल रहा है, तो मुझे लगता है ऐसा मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो इतना अच्छा इलाज करता है। बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, जब हमें कोई इमरजेंसी केसेस में कहीं ऐसी जरूरत होती है जहां पर के बेड्स अवेलेबल नहीं होते, तब सेकंड ओपिनियन के लोगों को शायद इंडिया या कहीं और कंट्रीज में जाना पड़ता है। अदरवाइज आपका अगर इलाज डायग्नोज हो गया है और आप यहाँ इलाज करा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई इंडिया जाएगा, कहीं जरूरत ही नहीं है, हर तरह की फैसिलिटी कनाडा के अंदर है। बिल्कुल। सो पहली फाइट हुई आपकी अपनी पुलिस जॉब से, जी। जहां पर के जॉब तो कर रहे थे, बट जो जॉब का एक रियल मजा होता है, या जो एक रियल आपको लगता है कि होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, या एक इंसान को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही थी आपको। बिल्कुल। दूसरी फाइट हुई, आप कनाडा में आए, एक नए आए, वहां पे रिश्तेदार जयराम जी हो गया, जी। पर वहां पे आपके चलो अच्छे कर्म थे,
एक और इंसान मिला आपको, नहीं तो होटल में चले जाते, देयर वाज ऑप्शन। जी उसके बाद आपने एक नई लाइफ शुरू की, जो सब इंस्पेक्टर इंडिया में था, एक रौबदार जॉब थी, जी देखते ही लोग साइड हो जाते थे। जी तो उस आदमी ने यहाँ पे हर तरह का काम शुरू किया, बिल्कुल जी। फैक्ट्री गया, फैक्ट्री में जब एक पुलिस ऑफिसर घुसा तो कैसा लगा? सो वो देखो, वो मेरे को अभी वो फीलिंग आ रही है कि हाँ वो बहुत अजीब था, मगर एक जुनून था, जज्बा भी था कि हाँ जी। मुझे भी हुआ था, मैं सूट बूट डाल के एक ऐसी जगह पे इंटरव्यू देने गया था, वो हाँ कहते इसको तो हम नहीं रख सकते। सो मगर क्या था कि हाँ जी, जो फिजिकल उसकी थी ना, जो एस्पेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर 8 घंटे का काम मतलब 8 घंटे का काम, बिल्कुल, ठीक है? दैट्स और ट्रू। स्टील टो के शूज डाल के आपने हाँ, काम करना मुझे है। भी दिए थे आपने अपने जूते। बिल्कुल जी। सो वो सलाम करते हैं हम जो यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर हैं, हैट्स ऑफ टू देम, बिल्कुल। राइट। सो लाइक बहुत हार्ड था, सो वो किया, बट उसके बाद हमने अपना करियर थोड़ा सा वो करने की कोशिश की, ट्रक का लाइसेंस भी लिया। या वो वक्त के साथ धीरे जी धीरे चीजें बदली और लाइफ सेट हुई। बिल्कुल। सो व्हाट डू यू फील, आज आप बहुत सारे चैलेंजेस को पार करके एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं आप, सो हाउ यू फील, और कुछ क्या मतलब, जैसे आप बायलॉज में हैं, आपको जी बायलॉज की नॉलेज है, तो हमारे जो ब्रैम्पटन के सिटीजन है, कनाडा के सिटीजन, जो अपने इंडो कैनेडियंस है, जो हमारी भाषा समझते हैं अच्छी जी तरह, ये आप तो यूट्यूब पे ट्रांसलेटर है, यू कैन ट्रांसलेट इनटू एनी लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके भी देख सकते हो हम क्या बातें कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कनाडा के उन सिटीजन्स को जो नए आए हैं या पुराने रह रहे हैं, या जो आप कमियां देख रहे हैं उनमें, कि हम एज अ सिटीजन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखो, कमियां तो हमारे में कमियां नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्या है कि हम जिन देशों में से आते हैं वहां पे ये वाली फील्ड ही नहीं है। फील्ड ही नहीं, यस, वहां पे हमने अ, सीखा ही नहीं, हमें हमने हमें कभी। हमें ये वाली जो बायलॉ एनफोर्समेंट का जो है ऑक्यूपेशन ही नहीं है वहां पे, या ठीक है। सो हमें मालूम ही नहीं है कि ये भी चीजें होती हैं। मगर क्या है कि हमने यहाँ पे देखा है, इसलिए जो मेरी जॉब है उस जॉब के अंदर हम एजुकेशन भी करते हैं लोगों को, ठीक है। मैं अपनी जॉब के दौरान डिफरेंट रेडियो एंड टीवी चैनल्स पे जाके सिटी के द्वारा हम उन लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। हम अलग अलग मॉल्स के अंदर जाके हम वो करते अवेयरनेस करते हैं। हमारे जो जो मैं हमारी जो कनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज है, हमारी क्यूपी है 831, जो कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की यूनियन है, हम उनके भी जब भी कोई फंक्शन होते हैं वहाँ पे भी हम लोगों को बुला के जो हमारे सिटी के जो काम है उनमें अवेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि कई चीज़ें हैं जो अब जैसे अब एक सिंपल चीज़ है, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने किसी को देखा कि उन्होंने बर्गर बर्गर खाया और जो अपना उसका कागज था कागज था, वो वहीं पे फेंक दिया। ये बैक होम चलता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अब तो वहां पे भी नहीं चलता, वहां पे भी टिकट मिल काफी शुरू हो गई एजुकेशन है, हो गई है कि यस, एजुकेशन कैसे हो गई कैसे है इंडिया एजुकेशन होगी। बहुत। मगर यहाँ पे वो वायलेशन है, ठीक है। एंड हम इस हम अपना सब कुछ छोड़ के, मेरे जैसे हजारों लाखों बंदे हैं, ठीक है, जो अपने सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो हम यहाँ पे हमें कनेडियन कल्चर को अपनाना चाहिए, और हमें यहाँ का जो सिटी का वातावरण है उसको अच्छा रखना चाहिए, उसमें योगदान देना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए जो है हमारी जो सिटी की वेबसाइट है वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सिटी जो है वो बहुत काम करती है। जैसे एक सिंपल है कि अगर आप नहीं कहीं कुछ कर सकते, आपको किसी चीज के बारे में कोई क्वेश्चन मार्क है, तो आप 311 कॉल करें, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ये मैं जो सिटी के बारे में बता रहा हूँ, कि मैं एज अ ऑफिसर नहीं बता एज अ रहा। सिटीजन बता रहे हैं आप, मैं एज अ यहाँ का कैनेडियन, एज अ मैं सिटीजन। यहाँ का टैक्स पेयर हूँ, बिल्कुल। मैं रहता भी ब्रैम्पटन के अंदर ही हूँ, और मैं काम भी यहीं पे करता हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये अम, कि जो है हम हर बंदे को, जो हर रेजिडेंट है किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में रहता है, उसको जो सिटी के बायलॉज हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके और उसको फॉलो करना चाहिए।
बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए हमारे शहर की, हमारे देश कनाडा की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ऐसी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही क्या होता है, चीजें बढ़ जाती हैं। आपने कुछ गाड़ी में खाया, इंडिया से आए हो, नहीं पता, आपने बाहर फेंक दिया। आपने कहीं पर कुछ कॉर्नर पे कोई चीज खा रहे हो, फूड ट्रक्स खड़े हैं वहां पर कुछ खाया। वैसे तो वहां पे सफाई फूड ट्रक वाले भी कर देते हैं बाद में, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपने कहीं फेंक दिया तो बेटर है आप अपने शहर को खुद साफ रखने के लिए, बड़ा आसान होता है कि बिन यहाँ पे हर जगह होते हैं। इंडिया में हमें कई बार बिन नहीं मिलते या कोई रीजन होता है कि हम फेंकते हैं, बट यहाँ पर आपको बिन्स हर जगह मिलते हैं। यहाँ पे हम गाड़ी में जो खाते हैं, गाड़ी में पॉकेट्स में या किसी लिफाफे में वो गंदगी रख लेते हैं, और जब भी कोई जगह मिलती है, चाहे टिम हॉर्टन के बाहर हमें जगह मिल रही है, कहीं भी किसी भी बिन जो क्रॉस है वहां पर हम उनको, या अपने घर पे वापस आके जो हमारे बिन्स होते हैं उनके अंदर हम डाल देते हैं। तो अपनी गाड़ी को और शहर को, दोनों को साफ रखना इज अ सेम थिंग। गाड़ी भी आपकी है, शहर भी आपका है। ऐसे ही जब आप चलते हैं सड़कों पे, सड़कें भी आपकी हैं, और जो कूड़ा है वो आपको उन सड़कों पे नहीं फेंकना। तो कहीं ना कहीं बिन मिलेगा वहां फेंकें, या अपने पास रख लें, जब मिले तो आप उसको थ्रो करें। और इस तरीके से और छोटी छोटी बहुत चीजें हैं, ट्रैफिक के अंदर हैं, रहन सहन के अंदर हैं। जब दरवाजा खोलना है तो मेक श्योर कि कोई आपके पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको देखना है। अब नए नए बच्चे आ रहे हैं, उन सबको सिखाना, लाइक हर आदमी को मेरे जैसा दोस्त नहीं मिल सकता, बट कहीं ना कहीं वीडियो चैनल्स के ऊपर, कहीं ना कहीं टिकटॉक्स पर, कहीं ना कहीं और जगहों पे ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जहां पर पता हो कि हम रिस्पेक्ट करें ह्यूमंस की, हम रिस्पेक्ट करें अपने पीछे आने वालों की, हम रिस्पेक्ट करें जो हमारे शहर को, हमारे घर को, हमारे वातावरण को हेल्प कर सकें। सो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है इन चीजों की, कि जिस देश से हम आ रहे हैं उस देश में कुछ अच्छी चीजें थी, उनको लेकर यहाँ पर आए, लेकिन कुछ चीजें जो हम ठीक नहीं थी वहां पे, जिसकी वजह से यहाँ पे आ रहे हैं, उनको यहाँ पे ठीक रखने की कोशिश करें, और यहाँ की जो अच्छी चीजें उनको लर्न करें। ठीक है मोहित जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आप? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरी बात है कि कोई भी जो, अब मैं तो सिर्फ इंडिया का ही जिक्र करूंगा, बट और देशों से भी आते हैं कि जब हम आए हैं, तो मैं आया हूं तो मेरे को भी कोई यहाँ के जो बायलॉज थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मगर हमारे जो यहाँ पे दोस्त थे उन्होंने समझाया, उन्होंने गाइड किया, ठीक है। एंड कुछ एक था कि हम आप खुद एक नई कंट्री, एक नए देश में आए हैं, तो हमने खुद खुद ऑब्जर्व किया लोगों को, कैसे रहना सहना है, कैसे वो क्या करते हैं, कैसा है। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मौका मिलता है और आप यहाँ पे पुराने हैं, तो जो नए बंदे हैं उनको प्लीज़ उनको गाइड करें। मोहित भाई, एक विचार मेरे मन में आया, जी आई डोंट नो राइट है रॉन्ग है। मैं आया, मुझे आप मिल गए, या किसी ना किसी कांटेक्ट से, दोस्तों से जान पहचान हो जाती है इंडिया से। जो बच्चे आते हैं, जी गांव से आ रहे हैं, शहरों से आ रहे हैं, सेमी अर्बन एरिया से आ रहे हैं, जी। उनके लिए क्या सिटी कोई ऐसे सेमिनार, या किस तरीके से उन्हें अप्रोच करके इन हैबिट्स के बारे में, या कैसे गाइड करते हैं? क्या अभी तक कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है ही नहीं अभी? ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, मगर मैंने कुछ मेरी कुछ ऐसे जो सिटी में दिग्गज रिस्पेक्टेबल बंदे हैं, तो वो उन्होंने ऐसा एक थ्रो किया था। मगर क्या है अश्विनी जी कि ये ना एक टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस। तो मैं तो कहूँगा कि हाँ जी, मैं तैयार हूँ। मेरे साथ अगर कोई हाथ मिला के कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हो कि जिसमें हम जो नए बंदे आए और उनको कोई ऐसी गाइडेंस दे, तो वो कर सकते हैं। मगर आप सिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो जो सिटी ऑब्वियस है, जो आ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडरस्टैंड करना, रूल्स को, रेगुलेशंस को चेक करना। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट कैन नॉट कम टू हाउस एंड टेल यू कि ये रूल्स हैं इस तरह। मगर एज अ कम्युनिटी ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो नए बंदे आ रहे हैं उनको गाइड करें और उनको समझाएं। मगर जो नए बंदे आ रहे हैं उनके पास भी इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि वो समझें, क्योंकि आजकल पेशेंस कम है। आई थिंक ऐसी, मैं मानता हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर 2-3 बार समझाएंगे, या कहीं शायद 100 में से 80 को तो समझ में आ ही जाएगी बात। बिल्कुल जी, बिल्कुल 10-20 को नहीं आती तो वक्त सिखा देगा। बिल्कुल। बट आई थिंक मेरे कुछ एनजीओज हैं, मैं चेक करूंगा अगर कुछ कॉलेजेस के अंदर इस तरह के सेमिनार्स कर सकें तो बिल्कुल जी, हम मिलकर सिटी को अप्रोच कर सकते हैं, एंड वी कैन रिक्वेस्ट देम कि कुछ ऐसा किया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एंड और भी कोई, अगर कोई है किसी के पास ऐसा कोई कोई भी इस तरह का कोई
दिमाग में चल रही है, कोई प्लानिंग चल रही है, तो वो कांटेक्ट करें। अश्विनी जी का नंबर आप लोग मेरा आप नंबर शेयर, हमेशा सबके पास है, नहीं तो कमेंट में डाल सकते हैं, या बिल्कुल। फिर आप मेरा नंबर मैं दे दूंगा स्क्रीन पे, आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त वो कहते हैं कि सोशल सर्विस है, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, कि अगर हम कुछ अपना टाइम दे के, और कनाडा जो है ये वॉलंटियरिंग के पर लिए मोहित जी मैंने, मशहूर है। हाँ मैं जानता हूँ, और मैंने आपको बहुत जगह देखा भी है काम कुम करते, वॉलंटियरिंग सर्विसेज। तो कहाँ कहाँ पे ज्यादा आपकी जो सर्विसेज रही है वो कहाँ है? वो थोड़ा सा ये, अब वैसे तो एंड की तरफ आ गए थे, पर मुझे लगा ये भी पूछ लेना चाहिए अब जाते जाते आपसे। देखो अश्विनी जी, हम एक सबसे बड़ी वॉलंटियर तो हम अपनी जो मुलाजम हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उन्हीं के लिए करते हैं। सो मैं 2016 में मैं एज अ ट्रेजरर ऑफ हमारी जो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की वर्कर्स यूनियन है, यूपी लोकल 831, मैं उसका ट्रेजरर था। एंड उसके बाद धीरे धीरे जब और एक्सपीरियंस हुआ तो मैं एक्टिंग स्टूअर्ड हो गया, मैं जॉब इवेल्युएशन कमेटी का मेंबर बना, मैं बार्गेनिंग कमेटी का मेंबर हूँ। सो ऐसे ऐसे करके, तो वो जो है वो हमारा वॉलंटियर टाइम हमारे सिटी के जो वर्कर्स हैं उनके लिए है। उसके अलावा आपने जो बनाई है ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसका तो देना दे ही नहीं सकते। हम देखते हैं कि आपने कितनी मेहनत करके तो माय सारे मिलके, कैनेडियंस, वो तो हम सब मिलके कर रहे हैं, आपके बिना वो अधूरी है, मेरे बिना भी वो अधूरी है, हम सब मिलके ही कर रहे हैं, माय तो इंडियन इन कनाडा ये वो और आगे बढ़े। एसोसिएशन बनाई है। सो यू नो वो चीज़ें सब हैं। और बाकी होता है कि हाँ जी, सोशल सर्विस ऐसे है कि हाँ जी, दोस्त भाई जो इंडिया में बैठे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, वो फ़ोन कर देते हैं कि हाँ जी, इसको जॉब दिला दो जी, इसको ये कर दो, इसको यस, सेट उसमें आप कर बड़े दो। एक्टिव रहे हो, मैंने भी कई बार आपसे, आपने मुझे कई बार भेजे, मैंने कई बार आपको भेजे कई बिल्कुल। सो रेज्यूमे कि ये बच्चा ढूंढ रहा है, बच्ची वो ढूंढ रही है। चलता रहता है, वो नेटवर्किंग है, ठीक है। तो जैसे हमारे आप जैसे भाइयों के साथ जो संबंध बने हुए हैं, ठीक है, वो कोई ना आगे हेल्प कर देता है। कभी आपने, क्योंकि आप 2005 में आए थे, जी। कभी कोई रेसिज्म का, जैसे अब मैं तो 2013 में आया था, तो मैंने तो कभी फील नहीं किया, और ज्यादा मेरा मिलना जुलना भी कभी अलग कम्युनिटीज में रहा नहीं, इंडो कनेडियन में ज्यादा रहा हूं मैं। कभी आपने कोई रेसिज्म जैसी कोई ऐसी चीज फेस की जब आप नए आए थे? उस समय लोग भी कम थे। देखो, रेसिज्म यस हुई थी, अ, मगर एंड उन्होंने वही, क्योंकि मैं पार्किंग कंट्रोल ऑफिसर था। वो सेकंड टाइम थी। पहले, उससे पहले जो शॉकिंग एक्सपीरियंस था वो 2005 में 6 में था। मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था टोरंटो के अंदर, मॉल के अंदर था, नाइट शिफ्ट थी। वहाँ पे एक होमलेस सा बंदा था, वो मॉल के अंदर आ गया, तो वो जा नहीं रहा था। तो मेरे को सुपरवाइजर ने वहाँ पे डिस्पैच किया कि उसको जाके बोलो कि जाए। तो मैं वहाँ पे गया उसके पास, एंड उसने साथ में तो मेरे को रेसिस्ट गालियां निकाली, और देन उसने मेरे मुंह के ऊपर स्पिट कर दिया। ओह माय गॉड। सो दैट वाज द शॉकिंग एक्सपीरियंस कि मैं एक बैक होम पंजाब पुलिस ऑफिसर, और ये मैं जॉब कर रहा हूँ मिनिमम वेजेस पे, एंड और क्या मैं था, अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो पहली बार कनाडा के अंदर व्हाट वाज, आंखों में ओह आंसू आ गए। मगर जब फिर मुड़ के देखा कि हाँ जी, ये डिसीजन हमें किसी ने जबरदस्ती तो भेजा नहीं है, हम खुद आए हैं। और जब आए हैं तो ये तो एक जस्ट एक इंसिडेंट है। कभी हम रोड पे चलते हैं, घर में भी चलते हैं, कभी हम सोफा लग जाता है। सो इट्स जस्ट लाइक सम मेरे, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। वो हमें रोक नहीं सकती जो हम करने आए हैं। बिल्कुल, तो मोहित भाई मैं यही कहूंगा, जो आजकल बच्चे आ रहे हैं, जी। अपॉर्चुनिटीज तो आज भी हैं शहर के अंदर, जी। कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहां पे अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। जी। बट मेक श्योर जो आपकी ईगो है, जो आपके अंदर सोच है, जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि पेशेंस नहीं है, या टेम्परामेंट को संभाल नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें कि आज आपका दिन बुरा हो सकता है, कल का दिन बुरा नहीं होगा, कल का दिन अच्छा होगा। किसी एक आदमी की वजह से, जो कुछ भी हो सकता है, एबीसी कैसा भी हो सकता है, उसकी वजह से आप अपने वक्त को, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को खराब नहीं कर सकते। तो मैं तो एक ही बार 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 दोबारा होऊंगा इस बात को, कि जो मोहित भाई ने कही कि मेहनत करो, सीखो, और मेहनत करने और सीखने के बाद इस देश में कोई आपकी तरक्कियों को, अपॉर्चुनिटीज को रोक नहीं सकता। बिल्कुल जी। सही है जी। बिल्कुल जी, जो आपने बोला है बिल्कुल सही है कि
कोई भी आप उसको रोड ब्लॉक मत बनने दें। हर एक बंदे के साथ कुछ ना कुछ गलत एक्सपीरियंस होगा, मगर उसको एक रोड ब्लॉक बन के अपनी जिंदगी को मोहित खत्म भाई वो मत अच्छे करें। भले स्ट्रांग थे, उस समय जॉब पर थे, एक ऑफिसर भी थे, और इंडिया में इतनी अच्छी पोस्ट पे काम करने के बावजूद वो पी गए उस चीज को। कितना बड़ा पेशेंस लेवल है ये। सो मेक श्योर कि आप कनाडा में हैं, आपको मेहनत करनी है, आपको वो काम करना है जो सही हो, किसी के कारण आप गलत काम ना करें, और कोशिश करें सीखने की और मेहनत करके और आगे बढ़ने की। तो आज का डायरेक्ट टू पब्लिक यही था। तो मोहित भाई, कुछ और कोई आपके मन में कोई बात हो जो मैं आपसे पूछना भूल गया और कुछ आप बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को? नहीं अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इस लायक समझा कि आपके शो में आए। तो जैसे लोग कपिल शर्मा के शो में आते हैं, तो आजकल अश्विनी जी के शो में आना एक बहुत मान इज्जत का वो है। तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो इनवाइटिंग मच मी। मोहित जी, थैंक यू सो मच। और अगर आप भी डायरेक्ट टू पब्लिक में आना चाहते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। आपके पास कोई अपनी स्ट्रगल की कहानियां हैं, कुछ मोटिवेशन है औरों के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। डेफिनेटली इस टाइम की कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट वो वैल्यू डिपेंड करता है आपकी स्टोरी के ऊपर भी। सो कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कोई मेरे लायक कोई काम हो, मेरा नंबर है 6477030234। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा बहुत ही तहे दिल से आप सबको कि आप लोग मेरे इस पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो। जहां आज से 3 महीने पहले मैंने 100 सब्सक्राइबर से शुरू किया था अपना ये पॉडकास्ट, आज वहां पे 4000 है, और सारे जेन्युइन है। आप लोगों का प्यार है और आप लोग देख रहे हैं, इसको सराह रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी मैं भी मोहित भाई जैसे अच्छे लोगों को आपसे मिलवाता रहूं, आपसे रूबरू कराता रहूं, और ऐसे ही हम लोग मिलकर अपना भविष्य, अपने कनाडा, अपने देश, अपने शहर को सुंदर बनाने की कोशिश करते रहें। जी नमस्कार। नमस्कार।